हेलो दोस्तों, मैं उदय सिंह राजपुरोहित और आप सभी का सूर्योदय क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंतिम पड़ाव की ओर हैं और इस पड़ाव का नाम है राजस्थान के पठारी प्रदेश। और पठारी प्रदेश के बारे में अपन आज जानने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं, ले लेते हैं माँ सरस्वती का नाम कि हे माँ सरस्वती, हमें सद्बुद्धि देना कि हम हमारे लक्ष्य की ओर हमेशा अग्रसित रहें। चलो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के पठारी प्रदेश। और राजस्थान के पठारी प्रदेश पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के पठारी प्रदेश की क्या स्थिति है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जो राजस्थान का मैप है उसके अंदर राजस्थान का जो पठारी भाग है वो कहाँ आता है। तो अपन एक बार देख लेते हैं राजस्थान के पठारी भाग के बारे में। ठीक है, तो आप बना दीजिए राजस्थान का मैप। ये हमारा प्यारा सा राजस्थान का मैप है। ये राजस्थान का मैप है। आप देखोगे हमने जो पढ़ा है वो एक बार वापस थोड़ा बहुत रिवाइज भी कर लेते हैं। हमने पढ़ा था ये राजस्थान का जो मैप है इसके अंदर जो पश्चिम में स्थित था उसका नाम था राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, तो ये थे राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश। इसके बारे में भी हमने विस्तृत रूप से चर्चा की है राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। और दूसरा जो है वो राजस्थान के, अगर देखा जाए तो दूसरा वर्गीकरण हमने पढ़ा था वो राजस्थान के अरावली प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था। ये है राजस्थान का अरावली प्रदेश। तीसरा हमने राजस्थान की जो फिजिकल वर्गीकरण के अनुसार पढ़ा था उसका नाम था राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश हमने कहाँ से पढ़े थे? आपने देखा होगा कि हमने यहाँ से ये जो पढ़े थे वो थे राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश। राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में हमने पढ़ा था। तो हमने ये जो तीन टॉपिक है इसके बारे में अपन ने विस्तृत रूप से चर्चा कर ली। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान के अरावली प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी मैदानी प्रदेश। आज जो अपन चर्चा करने वाले हैं वो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। उनकी स्थिति आप देख लीजिए, यहाँ पे है हमारे राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की स्थिति। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए कि जब चट्टानों का निर्माण होता है तो हमने देखा कि जैसे पृथ्वी के अंदर जो एक, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह से जब चट्टानों का निर्माण होता है तो हमने पढ़ा था कि ज्वालामुखी से निर्माण होता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी से जब निर्माण होता है तो आपने देखा होगा ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है और ज्वालामुखी उत्पत्ति से अलग प्रकार की चट्टानें बनती है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी है मान लीजिए, और ज्वालामुखी से क्या बनती है? चट्टानें बनती है। ज्वालामुखी से चट्टानें बनती है और ज्वालामुखी से जो चट्टानें बनती है वो हमने पढ़ा था, आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। उसके अंतर्गत हमने देखा था आग्नेय चट्टानें का निर्माण होता है। तो कौन सी चट्टानें निर्माण होती है? आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है ज्वालामुखी से। अब जो आग्नेय चट्टानें बनती है उस आग्नेय चट्टानें को हमने दो भागों के अंदर विभाजित किया था। ठीक है, आग्नेय चट्टानों को दो भागों के अंदर हमने विभाजित किया था। कौन कौन सी थी? एक तो थी ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की चट्टानें, और दूसरी थी बेसाल्ट की चट्टानें।
बेसाल्ट की चट्टानें। ठीक है, अब जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट की चट्टानों से क्या मतलब है, ग्रेनाइट की चट्टानें और बेसाल्ट की चट्टानों से अपन देखते हैं कि जब लावा होता है, वो मैग्मा और लावा है, वो अगर जमीन की सतह से ऊपर की तरफ उठ जाए तो अपन कहते हैं कि यह ग्रेनाइट जो बेसाल्ट की चट्टानें हैं। ठीक है, तो अगर जमीन की सतह से ऊपर उठ जाए तो वो तो होता है बेसाल्ट, उससे जो चट्टानें बनती है वो बनती है बेसाल्ट की। ठीक है, और अगर वो जमीन के अंदर ही रह जाए तो वो बनती है ग्रेनाइट की चट्टानें। ठीक है, तो आग्नेय चट्टानें बनती है, किससे बनती है, ज्वालामुखी से बनती है। आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है, या तो ग्रेनाइट की बनेगी या बेसाल्ट की बनेगी। ठीक है, अगर वह ग्रेनाइट की बनती है तो जमीन के अंदर की तरफ जब मैग्मा जम जाता है, बाहर जब नहीं आता है, तो अपन कहते हैं ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। जब ज्वालामुखी का विस्फोट दोनों ही तरफ मतलब दोनों ही तरीके से हो सकता है, या तो पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है वो दब के, क्योंकि वो जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर अगर बाहर नहीं आता है तो वो ग्रेनाइट की चट्टानों के रूप में जम जाएगा मैग्मा, और अगर बाहर आ जाता है तो वो बेसाल्ट की रूप से, बेसाल्ट की चट्टानों के रूप से जो है वो जम जाता है। अब जो ये मैग्मा होता है वो अलग अलग प्रकार से बनता है। ठीक है, तो इसका जो रूप होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है। अब जो मैग्मा है वो कैसे कैसे रूप ले सकता है, तो अपन देख सकते हैं, या तो बन सकते हैं पर्वतमाला, पर्वतमाला भी इन्हीं ज्वालामुखियों से ही बनती है पर्वतमाला। ठीक है, या फिर ले सकता है पठार। ठीक है, या फिर छोटी मोटी चट्टानों के रूप में, यानी कि जो चट्टानों के रूप में, चट्टानों के रूप में। अब जो ये मैग्मा है वो या तो पर्वतमाला बनाएगा, या पठार बनेंगे, या चट्टानें छोटी मोटी अपन देखते हैं, कहीं कहीं पर पहाड़ियाँ देखते हैं छोटी बड़ी, तो सभी वो उनसे ही निर्माण होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा आग्नेय चट्टानों से बेसाल्ट की। अब जो आज अपन पढ़ने वाले हैं टॉपिक से रिलेटेड करना जरूरी है, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का पठार, और राजस्थान का पठार है वो जो आग्नेय चट्टानें थी उसके अंदर बेसाल्ट की चट्टानें हैं। हमने पढ़ा बेसाल्ट की चट्टानें, उन बेसाल्ट की चट्टानों से राजस्थान के अंदर पठारी भाग का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो आपको मेरे को समझाना ये ज्वालामुखी से नहीं था, ना ही चट्टानों से मतलब था, मुझे ये सिर्फ रिलेट करता था कि भाई राजस्थान के अंदर जो पठारी भाग है वो राजस्थान के अंदर पठारी भाग किस तरह का पठारी भाग है। तो हमने पढ़ा जो आग्नेय चट्टानें होती है उसके अंदर जो बेसाल्ट की चट्टानें होती है, उन्हीं से जो भाग बना है वो हमारे राजस्थान का, जो राजस्थान का पठारी प्रदेश है वो राजस्थान का पठारी प्रदेश का निर्माण, राजस्थान का पठारी प्रदेश का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा कि जो आखिरकार ये कैसे पठारी प्रदेश का निर्माण होता है। तो हमने देखा जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके अंदर आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। आग्नेय चट्टानें दो प्रकार की होती है, ग्रेनाइट और बेसाल्ट, और जिसमें से बेसाल्ट की चट्टानें हैं वो हमारे राजस्थान के पठारी प्रदेश के निर्माण का कारण है। तो अगर पूछा जाए राजस्थान के अंदर जो पठारी प्रदेश है वहाँ पे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं और करते हैं चर्चा। अब जो आपने देखा कि बेसाल्ट की चट्टानों से राजस्थान के पठारी भाग का निर्माण हुआ है। अब आपको पूछा जाएगा किस काल के अंदर हुआ है, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही समय सारणी पढ़ा दी थी। अगर नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, क्योंकि समय सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक एरा पढ़ा होगा, कौन सा एरा था, आपने एक एरा पढ़ा होगा जिसका नाम था मेसोजोइक, मेसोजोइक एरा। ठीक है, ये जब अपन एरा पढ़ते हैं तो उसमें से 3 नंबर का एरा था जिसका नाम था मेसोजोइक एरा। ठीक है, अब जो मेसोजोइक एरा था ये एरा किस में डिवाइड होते हैं, पीरियड के अंदर होते हैं। तो हमने पढ़ा था मेसोजोइक एरा के अंदर 3 पीरियड आए। ठीक है, कौन कौन से थे, एक का नाम था ट्रियासिक पीरियड, दूसरा था जुरासिक पीरियड,
और तीसरा था क्रेटेशियस पीरियड। ठीक है, जो अपने राजस्थान के अंदर पठारी भाग है, वो पठारी भाग का निर्माण है वो मेसोजोइक एरा के अंदर एक पीरियड आता है जिसका नाम है क्रेटेशियस पीरियड। ठीक है, इसी क्रेटेशियस पीरियड के अंदर राजस्थान के पठारी भाग का निर्माण हुआ है। राजस्थान के पठारी भाग का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो हमने राजस्थान के पठारी प्रदेश की उत्पत्ति कैसे होती है और पठारी के प्रदेश की उत्पत्ति किस काल के अंदर हुई है, उन दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब देखेंगे वास्तविक पठारी भाग राजस्थान के अंदर क्या स्थिति है। जो हमने बनाया था राजस्थान के अंदर पठारी भाग का अपन अध्ययन करने वाले हैं, तो अपन पठारी भाग के बारे में एक बार देख लेते हैं। मैं यहाँ से थोड़ा सा पठारी क्षेत्र को बड़ा करके बना देता हूँ इस मैप पे। ठीक है, ये लीजिए, ये हमने राजस्थान के जो पठारी भाग है वो बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये बड़ा क्षेत्र बनाया। ठीक है, अब इस पठारी भाग की क्या क्या स्थिति है मैं आपको बता देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है बूंदी। ठीक है, यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है कोटा। यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है बारा। यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है झालावाड़। ठीक है, ये चारों जो जिले हैं इसे कहा जाता है राजस्थान के अंदर हाड़ौती प्रदेश, क्योंकि यहाँ पर जब राजा महाराजाओं का शासन था उस समय यहाँ पे हाड़ा चौहानों का शासन था। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पर हाड़ा, जो हाड़ा चौहान थे उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम पड़ गया था हाड़ौती क्षेत्र। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो भाग था वो पठारी भाग था, इसलिए इसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। जो हाड़ौती का पठार है वो कौन कौन से जिलों के अंदर स्थित है, तो आप कहोगे एक तो बूंदी के अंदर, कोटा, झालावाड़ और बारा, जो ये 4 जिलों का जो क्षेत्र है उसे ही हाड़ौती का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखोगे जो हाड़ौती का पठार है उनके बारे में अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है हाड़ौती के पठार की स्थिति। अब आप देखोगे, आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक पर्वतमाला चलती है अपने राजस्थान के अंदर। उस पर्वतमाला का नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला। ठीक है, ये राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला है और ये है हमारे राजस्थान के अंदर हाड़ौती का पठार। तो आप यहाँ से बना दोगे, ये हमें राजस्थान का हाड़ौती का पठार है। हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। ठीक है, अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती के पठार के मध्य एक फोल्ट पाया जाता है। फोल्ट का मतलब होता है दर्रा कहो, आप कुछ भी कहो। ठीक है, तो फोल्ट पाया जाता है, उसका नाम है एम, जो उस दर्रा है या फोल्ट का नाम है उसका नाम है जो ग्रेट बाउंड्री। ठीक है, फोल्ट। क्या नाम है? ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। तो आप लिख दीजिए, इन दोनों के मध्य एक फोल्ट पाया जाता है अरावली और हाड़ौती के पठार के मध्य। ठीक है, क्या नाम है? उसका नाम है ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। ठीक है, इसे शॉर्टकट में GBFP कहते हैं। ठीक है, अगर हिंदी के अंदर इसका नाम पूछा जाए तो आप कह देना महांत सीमांत भ्रंश। महांत सीमांत भ्रंश पाया जाता है
वो किन के मध्य पाया जाता है? तो आप कहोगे हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला के मध्य एक फॉल्ट पाया जाता है जिसका नाम है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, अब आप जो ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो कौन कौन से जिलों के अंदर पाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन भी आ जाता है कि महांत सीमांत भ्रंश है वो किन किन जिलों के अंदर उपस्थित है, ठीक है, तो आप उसको भी याद रख लीजिएगा कौन कौन से जिले हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, आप देखोगे यहाँ से स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ स्थित है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा जिला है? धौलपुर। एक तो धौलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, फिर आप आगे आओगे तो आएगा करौली डिस्ट्रिक्ट। तो करौली जिले के अंदर भी महांत जो सीमांत भ्रंश है वो करौली के अंदर भी स्थित है। फिर और नीचे आओगे तो एक जिला आएगा जिसका नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जिले के अंदर भी स्थित है माधोपुर। ठीक है, सवाई माधोपुर। अगर पूछा जाए जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है ना, हाड़ौती क्षेत्र का कौन सा जिला आएगा? बूंदी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए बूंदी। बूंदी जिले के अंदर भी स्थित है। फिर आप आगे बढ़ोगे तो एक तो हो गया धौलपुर, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर, फिर बूंदी, और फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर भी स्थित है। और लास्ट डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए जो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है, कौन कौन से जिलों के अंदर स्थित है, तो आप कहोगे धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी और चित्तौड़ जिलों के मध्य जो एक ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है जिसे बोलते हैं महांत सीमांत भ्रंश स्थित है, वो किन किन के मध्य है? अरावली पर्वतमाला और हाड़ौती के पठार के मध्य स्थित है। ठीक है, तो पहले तो ये याद रखना है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है क्या। ठीक है, फिर अपन बात करेंगे हाड़ौती प्रदेश की। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लिख देते हैं। अब जो हाड़ौती प्रदेश है या हाड़ौती का पठारी प्रदेश है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आपने वो पढ़ लिया ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, अब अपन हाड़ौती पठार के बारे में चर्चा करेंगे। जो हाड़ौती का पठार है, जो हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती के पठार को अपन दो भागों के अंदर, मुख्यतः दो भागों के अंदर विभाजित करते हैं। कौन कौन से विभाग? जो एक तो अपन कहेंगे जो दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार, और दूसरा जो हाड़ौती के पठार का भाग है उसका नाम है विंध्यन कगार। विंध्यन कगार। ठीक है, एक दक्कन का पठार है और दूसरा विंध्यन कगार। हाड़ौती के पठारी क्षेत्रों को अपन दो भागों के अंदर विभाजित करते हैं। एक का नाम है दक्कन का पठार और दूसरे का नाम है विंध्यन कगार। ठीक है, अब आप देखोगे जो दक्कन के पठार का जो भारत के अंदर जो पठारी क्षेत्र है उसे दक्षिण के अंदर दक्कन का पठार कहा जाता है। उस दक्कन के पठार का राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिलों के अंदर भाग आता है वो अपने को देखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखोगे राजस्थान के अंदर जो दक्कन के पठार का जो दक्कन का पठार है वो कहाँ स्थित है, तो आप देखोगे ये जो मैं आपसे मैप पे बना रहा हूँ ये राजस्थान का झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है। और अगर आप दक्षिणी राजस्थान में देखोगे तो यह है एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है प्रतापगढ़। ठीक है, ये कौन सा पठार है? आप कहोगे दक्कन का, दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन के पठार के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो आपने एक तो कहा झालावाड़,
और दूसरा है प्रतापगढ़। कौन कौन से बाग है? एक तो है झालावाड़ का बाग और दूसरा है प्रतापगढ़ जिले। जो झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले का जो क्षेत्र है वो दक्कन के पठार के क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, हाड़ौती का पठार है उसके अंदर दो भागों के अंदर हमने विभाजित किया। एक का नाम दक्कन का पठार और दूसरे का नाम विंध्यन कगार। जो दक्कन के पठार है उसके अंदर राजस्थान के अंदर एक तो झालावाड़ आता है और दूसरा प्रतापगढ़ आता है। और दूसरा बात करेंगे अपन विंध्यन कगार की। ठीक है, विंध्यन कगार जो मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर थोड़ा बहुत समझाया था, उस विंध्यन कगार को अपन समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, विंध्यन कगार की स्थिति है वो राजस्थान के अंदर पूर्वी राजस्थान से शुरू हो जाती है। विंध्यन कगार क्यों कहा जाता है? क्योंकि अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है उसे ही विंध्यन कगार, कगार का मतलब होता है किनारा, यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला का जो किनारा है पश्चिमी लास्ट, वो अपने राजस्थान के अंदर ही है। ठीक है, तो अपन देखोगे ये विंध्यन कगार कहा जाता है। जो ये वाला क्षेत्र है उसे अपन विंध्यन कगार कहते हैं। क्या कहते हैं? विंध्यन कगार। इस विंध्यन कगार के अंदर कौन कौन से जो जिले आते हैं वो अपन देख लेते हैं। यहाँ से आपने देखा होगा एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। ठीक है, दूसरा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है करौली। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। ठीक है, एक सवाई माधोपुर, दूसरा करौली और तीसरा धौलपुर। इन तीनों ही क्षेत्र को, इन तीनों ही डिस्ट्रिक्ट के क्षेत्र को कहा जाता है डांग क्षेत्र। आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास के अंदर, क्या कहा जाता है? डांग क्षेत्र। कौन कौन से जिले हैं? धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली। ठीक है, डांग क्षेत्र। अब आप पढ़ोगे जो राजस्थान के हाड़ौती प्रदेश के जो जिले हैं वो भी इसमें शामिल है। किसमें? विंध्यन कगार के अंदर। कौन कौन से हाड़ौती के जिले? तो आपने पढ़ा बूंदी एक, दूसरा हमने बारा, तीसरा कोटा और चौथा झालावाड़। ठीक है, इन चारों जिलों को कहा जाता है हाड़ौती के प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, तो डांग क्षेत्र और हाड़ौती प्रदेश, इन दोनों के अंदर जो भी जिले आते हैं वो सभी के सभी विंध्यन कगार के अंदर स्थित है। ठीक है, तो विंध्यन कगार के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो आपने देखा धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये सभी के सभी जिले हैं वो विंध्यन कगार के अंदर आते हैं। और अगर पूछा जाए जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है, इस दक्कन के पठारी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? तो हमने पढ़ा झालावाड़ और प्रतापगढ़ जो जिला है वो इसी क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, वो दक्कन का पठारी क्षेत्र है और इसे अपन मालवा के पठार का भी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, ये जो दक्कन का पठारी क्षेत्र है, दक्कन के पठारी क्षेत्र का जो उत्तरी भाग होता है वो है मालवा का प्रदेश, और ये राजस्थान के अंदर मालवा प्रदेश के अंदर आते हैं। कौन से? जो झालावाड़ और प्रतापगढ़ जो दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है वो उसे अपन कहते हैं मालवा का पठार, मालवा का पठार कहते हैं। ठीक है, मालवा का पठार कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे राजस्थान के अंदर झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले के अंदर स्थित है मालवा का पठार। ठीक है, ये हमने देखा। अब एक और शब्द आता है जिसका नाम है ऊपर माल का पठार। आपने सुना होगा ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार। ये जो ऊपर माल का पठार है वो राजस्थान के अंदर कहाँ स्थित है?
राजस्थान के अंदर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़, ठीक है। चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़, क्या नाम है? भैंसरोडगढ़, ठीक है। एक जिला और है जिसका नाम है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बिजोलिया। और बिजोलिया वही स्थान है जहां पर राजस्थान का अहिंसात्मक और सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था, ठीक है, बिजोलिया आंदोलन। अब जो बिजोलिया कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर, और भैंसरोडगढ़ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। इन दोनों स्थानों के बीच एक पठार है, उस पठार का नाम है, एक पठार है, उस पठार का नाम है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार, ठीक है। इम्पोर्टेंट भी है और क्वेश्चन भी आता है कि ऊपरमाल का जो पठार है वो राजस्थान के अंदर किन किन जिलों के मध्य स्थित है, और उसके बारे में आप बताइए। तो ऊपरमाल का जो पठार है वो राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के अंदर एक स्थान है भैंसरोडगढ़ और दूसरा स्थान है भीलवाड़ा, जिसके अंदर जो स्थान है बिजोलिया, ठीक है। और बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ के मध्य जो पठार स्थित है उसे अपन जो ऊपर उठा हुआ भाग है, क्योंकि वो समतल जमीन है या फिर पठारी क्षेत्र है, उसके अंदर जो सामान्यतः भाग से ऊपर उठा हुआ पठार है, इसलिए अपन कहते हैं ऊपरमाल का पठार, ठीक है, ऊपरमाल का पठार। अब अपन बात करेंगे, ये तो हुआ हमने राजस्थान के अंदर मुख्य जो हाड़ौती क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र, उसके बारे में अध्ययन किया। अब जो हाड़ौती क्षेत्र है इसका एक और वर्गीकरण मिलता है हाड़ौती क्षेत्र का, उसके अंदर क्या है अपन देख लेते हैं। ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। और आपने देखा ये जो राजस्थान के अंदर मैप के अंदर ये जो भाग है वो कहते हैं राजस्थान के अंदर हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार, ठीक है। राजस्थान के अंदर हाड़ौती का पठार कहते हैं। फिर अपन बात करेंगे, ये राजस्थान के अंदर हाड़ौती का पठार है, इसके अंदर जो हमने देखा था यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बूंदी। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोटा। यहाँ पे एक जिला है जिसका नाम है झालावाड़। यहाँ पर एक और जिला है जिसका नाम है बारा, ठीक है। इन जिलों को लेकर हमने एक और वर्गीकरण किया हाड़ौती के पठार का, ठीक है। वो किस प्रकार है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। बूंदी, कोटा और झालावाड़, बूंदी, कोटा और झालावाड़ के अंदर एक पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। उन पहाड़ियों का नाम है अर्धचंद्राकार पहाड़ी। कैसी पहाड़ी है? अर्धचंद्राकार पहाड़ी, ठीक है। ये जो अर्धचंद्राकार पहाड़ी है वो उसको अपन अर्धचंद्राकार क्यों कहा गया? क्योंकि अर्धचंद्राकार पहाड़ी को एक तो बूंदी जिले के अंदर जो स्थित है उसे अपन कहते हैं बूंदी जिले की पहाड़ी, बूंदी जिले की बूंदी की पहाड़ी, ठीक है। और दूसरी कोटा और झालावाड़ के अंदर स्थित है, कोटा और झालावाड़ के अंदर, कोटा प्लस झालावाड़, झालावाड़ के अंदर जो पहाड़ी स्थित है इसको कहते हैं मुकुंदरा की पहाड़ी, मुकुंदरा हिल्स का आपने नाम सुना होगा, मुकुंदरा की पहाड़ी कहते हैं, ठीक है। ये जो मुकुंदरा की पहाड़ी है वो है कोटा और झालावाड़ के अंदर,
बूंदी की पहाड़ी है वो है बूंदी के अंदर। इन दोनों के सम्मिलित रूप को कहते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी। और अर्धचंद्राकार पहाड़ी का पूछा जाए तो बूंदी, कोटा और झालावाड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी का पूछा जाए तो बूंदी, कोटा और झालावाड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, एक और पहाड़ी है जिसका नाम है डग गंगाधर। कौन सी पहाड़ी है? दूसरा नंबर है, उस पहाड़ी का नाम है डग गंगाधर की पहाड़ी। जो डग गंगाधर की पहाड़ी है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है? वो है झालावाड़ के अंदर, झालावाड़ के अंदर। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? डग गंगाधर पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। तीसरी एक और पहाड़ी है जो है बारा के अंदर स्थित है। कौन सी पहाड़ी है? जिसका नाम है, अगर पूछा जाए, शाहबाद। शाहबाद की पहाड़ी। और शाहबाद की पहाड़ी कहाँ है? बारा के अंदर स्थित है। बारा के अंदर भी एक स्थान है जिसका नाम है रामगढ़। ठीक है, उस रामगढ़ स्थान के आसपास की जो पहाड़ी है उसे अपन कहते हैं शाहबाद की पहाड़ी। और शाहबाद की पहाड़ी कहाँ स्थित है? वो है बारा के अंदर स्थित है। ठीक है, बारा के अंदर जो शाहबाद की पहाड़ी है स्थित है, इसके अंदर जो पहाड़ी, एक और पहाड़ी आती है जिसका नाम आपने सुना होगा, घोड़े की नाल पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? घोड़े की नाल पहाड़ी। जो घोड़े की नाल पहाड़ी है ना, वो इसी का ही भाग है, शाहबाद की पहाड़ी का ही भाग है। ठीक है, ये तीसरा भाग। तो हमने इस जो स्लाइड है इसके अंदर अपने क्या देखा? एक तो देखा अर्धचंद्राकार पहाड़ी जो कहाँ पर स्थित है? बूंदी, कोटा और झालावाड़ के अंदर स्थित है। अर्धचंद्राकार पहाड़ी को हमने दो भागों के अंदर विभाजित किया। एक बूंदी जिले के अंदर स्थित है, उसे अपने कहा बूंदी की पहाड़ी। कोटा और झालावाड़ के अंदर स्थित है, उसे अपने कहा मुकुंदरा की पहाड़ी। ठीक है, एक तो था ये अर्धचंद्राकार पहाड़ी का वर्गीकरण। दूसरा हमने देखा डग गंगाधर पहाड़ी। और डग गंगाधर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपने कहा झालावाड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, ये दूसरा वर्गीकरण। और तीसरा था शाहबाद की पहाड़ी। शाहबाद कहाँ स्थित है? तो आपने कहा बारा जिले के अंदर। ठीक है, और बारा जिले के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है रामगढ़। वही जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ की शाहबाद की पहाड़ी कहलाता। और शाहबाद की पहाड़ी का ही भाग है जिसे कहते हैं घोड़े की नाल की पहाड़ी। अगर पूछा जाए घोड़े की नाल के आकार की, जो घोड़े की नाल का मतलब होता है घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी। और घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है? बारा जिले के अंदर। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं राजस्थान के अंदर पठारी प्रदेश के। अब आप देखोगे ये जो राजस्थान का पठारी भाग है, ठीक है, ये राजस्थान का पठारी भाग है। आपने जब जो पिछला जो मैदानी प्रदेश पढ़ा था, उस मैदानी प्रदेश के अंदर क्या पढ़ा था कि नदियाँ जहाँ से चलती हैं वहाँ से मैदान बनते जरूर है। तो आप नहीं समझा कि ये इस पठारी भाग के अंदर एक और नदी चलती है जिसका क्या नाम है? चंबल नदी। तो चंबल नदी के जो आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है वो भी हमने पढ़ा था चंबल के अंदर। तो राजस्थान के अंदर क्या पठारी भाग के अंदर भी मैदानी प्रदेश हैं? है। तो मैं आपको बता दूं कहाँ कहाँ पर मैदानी प्रदेश है। ठीक है, अब आप देखोगे ये राजस्थान के अंदर हाड़ौती प्रदेश था। इस हाड़ौती प्रदेश के अंदर आप देखोगे ये है राजस्थान के अंदर हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, और हाड़ौती प्रदेश के अंदर मैं आपको बता दूं ये जो एरिया है उस एरिया का नाम है विंध्यन कगार का एरिया। विंध्यन कगार। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ पर जो एरिया है, दूसरी स्लाइड से बना, यहाँ पर जो एरिया है उसका नाम है दक्कन का पठार। दक्कन का
पठारी भाग। ये जो है उसे हमने कहा जो रेड लाइन में है उसका नाम है हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठारी क्षेत्र। ठीक है, इस हाड़ौती के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आप देखोगे एक नदी चलती है जिसका नाम है चंबल नदी। ठीक है, ये चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। ठीक है, और चंबल की यहाँ से जो नदियाँ चलती हैं उसका नाम है चंबल की सहायक नदियाँ। कौन कौन सी है? तो मान लीजिए एक तो काली सिंध है, काली सिंध है, पार्वती है, आहू है, परवण है, परवण। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो भाग हुआ है ये भी मैदानी प्रदेश के अंदर, और मैदानी प्रदेश के अंदर कौन सी मृदा है? तो आप कहोगे यहाँ पर भी जलोढ़ मृदा के, जलोढ़ मृदा का मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ। ठीक है, तो इस हाड़ौती के पठार के अंदर भी मैदानी भाग स्थित हैं जो जलोढ़ मृदा से निर्मित हैं, और ये काली, पार्वती, आहू और परवण चंबल की सहायक नदियों से बनता है। ठीक है, तो चंबल का मैदान हमने राजस्थान के अंदर पूर्वी जो मैदानी प्रदेश के थे उसके साथ पढ़ा था, और हाड़ौती जो पठार का मैदान पठारी क्षेत्र है इसके अंदर काली सिंध, आहू और परवण जो ये नदियाँ सहायक नदियाँ हैं उनका भी मैदान स्थित है, और वहाँ पर एक मृदा पाई जाती है जिसका नाम है जलोढ़ मृदा। ठीक है, और अगर आपको पूछा जाए हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, हाड़ौती पठारी क्षेत्र में कैसी मृदा पाई जाती है? तो पाई जाती है काली मृदा पाई जाती है। क्यों पाई जाती है? क्योंकि इसका जो निर्माण है वो बेसाल्ट की चट्टानों से हुआ। ठीक है, चट्टानों से हुआ है। ठीक है, ये हमने देखा जो हाड़ौती पठारी क्षेत्र हैं उसके अंदर मृदा पाई जाती है जिसका नाम है काली मृदा, और बेसाल्ट की चट्टानों से इनका निर्माण हुआ। ठीक है, अब आप देखोगे जो अंतिम है लास्ट के अंदर हाड़ौती का मैदानी प्रदेश, हाड़ौती का पठारी क्षेत्र। जो हाड़ौती का पठारी क्षेत्र है ये कितने भाग पर स्थित है? तो आप कहोगे जो 6.7% क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है, और यहाँ पर इस हाड़ौती पठारी क्षेत्र के अंदर जो जनसंख्या जो निवास करती है वो जनसंख्या निवास करती है लगभग 13%। राजस्थान की 13% जनसंख्या निवास करती है, और क्षेत्रफल कितना है? 6.7% टोटल राजस्थान का क्षेत्रफल है। और यहाँ पर अगर पूछा जाए मृदा कैसी है? मृदा है काली, रेगूर या फिर वर्टिसोल प्रकार की। ठीक है, तो आज हमने राजस्थान के अंदर भौतिक विभाजन का जो टॉपिक था उसको सभी पार्टों के साथ हमने अध्ययन किया, और लास्ट जो अपना अंतिम था उसका नाम था हाड़ौती का पठारी क्षेत्र, उसके बारे में भी हमने अध्ययन किया है। अगर फिर भी आपको कोई
अगर डाउट है या समझ में नहीं आया है तो मेरे को आप बोल दीजिएगा, मैं आपको बेझिझक आपको वापस बता दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। और अपने राजस्थान के अंदर सरकार बदल गई है, अभी कांग्रेस से हमने बीजेपी को एंट्री दे दी है। और अभी राजस्थान के अंदर जो सरकार आई है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और राजस्थान के अंदर इलेक्शन के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। राजस्थान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन पॉइंट जाते जाते मैं आपको बताता हूँ। ये राजस्थान के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन जो ये इलेक्शन थे, ये थे 16वीं विधानसभा के, 16वीं विधानसभा के चुनाव थे, 16वीं विधानसभा के चुनाव थे। अगर पूछा जाए ये जो 16वीं विधानसभा है, इसके अंदर कितनी सीटों पर जो चुनाव लड़े गए, वो आपने बोलना है 199 सीट पर चुनाव हुए। 200 में से 199 सीट पर चुनाव हुए हैं। एक कौन सी सीट है जहां पर नहीं चुनाव हुए? एक सीट, उस सीट का नाम है सुजानगढ़ चूरू। चुनाव क्यों नहीं हुए? क्योंकि सुजानगढ़ के अंदर जब प्रत्याशी को जैसे प्रत्याशी कोई भी नॉमिनेट हो जाता है किसी पार्टी से, उसके बाद में उस पार्टी के प्रत्याशी की अचानक डेथ हो जाती है, तो इस कारण वहाँ पे चुनाव रद्द किए जाते हैं और वहाँ पर उपचुनाव होते हैं, ठीक है। जब भी अगले किसी राज्यों के साथ या फिर अगले जो उपचुनाव होंगे उनके साथ ही सुजानगढ़ चूरू के अंदर उस सीट पर चुनाव होने वाले हैं, ठीक है। तो 200 सीट थी, 199 सीट पर चुनाव हुए, 16वीं विधानसभा के चुनाव थे। एक सीट जो सुजानगढ़ चूरू है वहाँ पर चुनाव नहीं हुए। अब जो नतीजे आए हैं वो नतीजे क्या हैं वो आप देखने लायक हैं। जो अभी सरकार आई है वो सरकार आएगी बीजेपी की, ठीक है, बीजेपी की। अब जो सरकार बनेगी बीजेपी, अब ये बीजेपी के अंदर जो सीटें आई है वो सीटें कितनी आई है? जो बीजेपी सीटें जीती हैं वो हैं 115 सीटें, ठीक है। दूसरी थी आईएनसी, जिसे बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी जो सीटें लाई है वो सीटें लाई है 69 सीटें, ठीक है। और दूसरा है अदर्स जो सीटें लाए हैं वो हैं 15 सीटें, ठीक है, 15 सीटें। अब जो अदर्स वाली 15 सीटें हैं इसको हम दो भागों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग। एक तो होगी पार्टी वाली सीटें, और दूसरी होगी निर्दलीय सीटें, निर्दलीय जो सीटें हैं वो है 8 राजस्थान के अंदर। जो पार्टी वाली सीटें हैं वो हैं 7, ठीक है। इन दोनों ही मिलकर सीटें कितनी बनती हैं? 15, ठीक है, ये 15। अब पार्टी वाली कौन सी सीटें हैं वो अपन देख लेते हैं। अगर पूछा जाए जो बीजेपी की सीटें कितनी, बीजेपी की 115 सीटों पर 115 सीटें बीजेपी की आई है। और कांग्रेस की अगर पूछा जाए आईएनसी 69 सीटों पर विजेता, 115 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस है वो 69 सीटों पर विजेता हुई। उसके बाद में देखा जाए तो एक पार्टी है जिसका नाम है भारत आदिवासी पार्टी। उस भारत आदिवासी पार्टी के जो सीटें आई है उसका 3 सीटें हैं, ठीक है। भारत आदिवासी पार्टी की जो सीटें हैं वो 3 हैं। और उसके बाद में जो बसपा की सीटें आई हैं
वो आई है 2, ठीक है। एक आई है RLD की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल, ठीक है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल की भी एक सीट है और RLP रालोपा की भी, RLTP इसकी भी एक सीट है, ठीक है। तो आपने देखा ये राजस्थान के अंदर ये तो कितनी सीटें हुई, 7। ये 7 पार्टी की हैं और बीजेपी की 115 है, INC की 69 है। और कहाँ पर निर्दलीय विधायक जीते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। निर्दलीय कहाँ पर जीते हैं, अगर देखा जाए जो निर्दलीय विधायक हैं, विधायक कहाँ कहाँ से जीते हैं, ठीक है। निर्दलीय के अंदर अगर देखा जाए तो पहली जो सीट है वो हनुमानगढ़ से, हनुमानगढ़ जिला है, उस हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो सीट है वो है निर्दलीय की। दूसरी आप देखोगे ब्यावर के अंदर जो सीट है वो भी निर्दलीय की आई है। तीसरा आप देखोगे भीलवाड़ा के अंदर जो सीट आई है वो भी निर्दलीय उम्मीदवार की आई है। चौथा आप देखोगे शिव के अंदर भी निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। पांचवा आप देखोगे चित्तौड़गढ़ के अंदर भी निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं। छठा आप देखोगे चित्तौड़गढ़, फिर आप देखोगे शिव हो गया, शाहपुरा, भीलवाड़ा, ब्यावर और बयाना के अंदर भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, ठीक है। फिर आप देखोगे डीडवाना के अंदर भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं। और लास्ट जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसका नाम है, जो सीट है वो सीट निकली है शाहपुरा से, ठीक है। ये 8 सीटें हैं वो निर्दलीय विधायक ने जीती है, ठीक है। तो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ये है राजस्थान के अंदर जो 16वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बारे में अपडेट था। मैंने सोचा कि जाते जाते आप सभी को एक बार मुहैया करा दूंगा, वैसे आप सभी को पता भी होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये क्लासें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो की रफ्तार थोड़ी सी बहुत धीमे लग रही हो तो आप डबल की रफ्तार के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि आपका भी टाइम खराब नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। ओके।